Hello students, let's read the question. If the volume is written as V equals to K times Z to the power X, Z to the power Y and S to the power Z, here K's dimension is constant, Z, C, H are gravitation constant, speed of light and Planck's constant respectively. Find the value of X, Y, Z. Okay. तो हमें ये रिलेशन दे रखा है कि वॉल्यूम हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक्स कांस्टेंट पे ऐसे डिपेंड कर रहा है. के हमारा डायमेंशन इज कांस्टेंट है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पे हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायमेंशन कंपेयर करके दोनों साइड. बिकॉज अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये डायमेंशनली करेक्ट भी होना चाहिए. दैट मीन्स दोनों साइड जो इसके डायमेंशन लेफ्ट साइड में वो इक्वल होना चाहिए, राइट साइड में जो टर्म है उसके डायमेंशन इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ वी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के टाइम्स जेड एक्स सी टू पावर वाई एच टू द पावर जेड. अब यहाँ पे के तो हमारा वैसे भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, दूसरी कोई डायमेंशन नहीं होंगे. वी के डायमेंशन क्या होते हैं? वॉल्यूम के डायमेंशन हमारे होते हैं एल क्यूब के इक्वल. ठीक है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए या तो आप याद रखो या अदरवाइज इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ग्रेविटेशन लॉ का, जो कि डिफाइन करता है फोर्स बिटवीन टू मासेस, जो कि इक्वल होता है जी टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वेयर m1 m2 दोनों मासेस होते हैं बॉडी के और r क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन द मासेस. ठीक है. तो यहाँ से हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन किसके इक्वल होंगे? डायमेंशन ऑफ f टाइम्स डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर डायमेंशन ऑफ f1 m2. ठीक है. अब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? mlt-2. r के डायमेंशन क्या होते हैं? l. तो ये हो जाएगा l का स्क्वायर. m1 m2 मासेस है तो इस m1 के डायमेंशन भी m, m2 का भी m. तो m से m कैंसिल हो जाएगा. इसके डायमेंशन क्या आएंगे? m-1 l की पावर क्यूब t की पावर -2. ये आगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन. और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. हर स्पीड के डायमेंशन क्या होते हैं? lt-1. डिस्टेंस बाय टाइम होता है, राइट. तो ये हो जाएगा lt-1. h प्लैंक्स कांस्टेंट है. प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने के लिए जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू h टाइम्स न्यू. ये हमें पता होना चाहिए h के डायमेंशन निकालने के लिए. तो न्यू हमें पता है ये होती है फ्रीक्वेंसी, E होता है एनर्जी, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. तो न्यू फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है 1 बाय टाइम की रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से हम h को क्या लिख सकते हैं? E बाय न्यू या फिर लिखिए E टाइम्स t, क्योंकि 1 बाय न्यू हमारा टाइम के इक्वल होगा. ठीक है. तो h के डायमेंशन क्या होंगे हमारे? एनर्जी इंटू टाइम के डायमेंशन के. एनर्जी के डायमेंशन होते हैं हमें पता है ml2 t टू द पावर -2 और टाइम के डायमेंशन d के इक्वल होते हैं. तो ये जो h के जो डायमेंशन आ जाएंगे क्या आ जाएंगे? ml2 t की पावर -1. ये आ गया हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन. अब हमें सबके डायमेंशन पता चल गए. यहाँ पे हम सबके डायमेंशन कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं. v के डायमेंशन क्या थे? l क्यूब. ठीक है. k डायमेंशनलेस नंबर है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन क्या है? m-1 l की पावर 3 t की पावर -2 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा? x. ठीक है. फिर है हमारा c टू द पावर y. c के डायमेंशन क्या है? lt-1 टू द पावर हो जाएगा y. फिर हमारा h के डायमेंशन क्या है? ml2t-1 की पावर हो जाएगा ये z. ठीक है. अब इसको मैं इस साइड क्या लिख सकती हूँ? m 0 है, m की पावर कुछ नहीं है तो m क्या 0, l की पावर 3 t की पावर 0. अब इसको मैं ओपन करूँ तो m की पावर ये हो जाएगा -x, l की पावर 3x t की पावर -2h, l की पावर y t की पावर -5, m की पावर z l की पावर 2z t की पावर -. अब m l y सबकी जो पावर से x इनको कलेक्ट कर सकते हैं एक साथ. m की पावर में देखो एक तो ये है -x, फिर है हमारे पास z, -x पे z हो गया. फिर है हमारा l की पावर में 3x, फिर है हमारे पास l की पावर में +5, फिर है हमारे पास l की पावर 2z. ठीक है. फिर हम t की पावर कलेक्ट करेंगे. यहाँ से आया -2x, फिर है हमारे पास -5 और फिर है ये -z. और इस साइड जो था हमारे पास, ये इस साइड ले जाऊँ मैं. ठीक है. ये हमारी जो पूरी टर्म है किसके इक्वल है? इसके इक्वल. ठीक है. ये पूरी टर्म इसके इक्वल है ना. तो दोनों यहाँ साइड मतलब एक तरह से हमारा m0 l की पावर 3 t इक्वल टू 0 हमारे किसके इक्वल आ रहा है? m की पावर -x प्लस z, l की पावर 3x प्लस y प्लस में 2z और t की पावर -2x -5 -z, ये आ रहा है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? पावर्स कंपेयर कर सकते हैं m l एंड t की. पहली ही कंपेयर करें तो -x प्लस z इक्वल टू 0 आ रहा है जब m की कंपेयर करें. तो यहाँ से बोल सकते हैं -x प्लस z इक्वल टू 0 है तो मतलब x इक्वल टू z आ गया यहाँ से, है ना. फर्स्ट रिलेशन से हम पता चल गया कि x इक्वल टू z है तो मतलब x बाय z की रेशियो किसकी ओर होनी चाहिए? 1 के इक्वल होनी चाहिए. दोनों इक्वल हैं तो. ठीक है.
हमें एक्स वाई जी की रेशियो निकालनी थी जो कि 1 के इक्वल आ रही है, तो बाकी y का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में पूछा ही एक्स वाई जेड की रेशियो पूछना था, तो बाकी इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपेयर भी करो तो 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 3 होगा, और टी की कंपेयर करोगे तो -2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 होगा। तो वहां से भी आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन को सोल्व करके, बट यहाँ पे क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हमें जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, सो 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।